हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था, उससे आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। तो पाकिस्तान के साथ दे रखा है दोस्तों युद्ध और शांति। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था, है ना। तो 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम रहे। तो कश्मीर के जो सवाल पर संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच में सहयोग संबंध कायम हुए। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर के चल रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया और नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है। दोस्तों, क्या दे रखा है दोस्तों कि विश्व बैंक की मध्यस्थता, मैंने किसकी मध्यस्थता में, विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर के चल रहा एक लंबा विवाद सुलझा। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। दोस्तों, उसके बाद क्या देखा दोस्तों, अब 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। तो 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में भी बड़े पैमाने पर हमला किया। तो 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में रन में सैनिक हमला बोला। इसके बाद अगस्त सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में भी हमला किया। आगे क्या देखा है दोस्तों, हम बात करते हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से, है ना, लड़ाई का अंत हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तो बाद में क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। तो ताशकंद समझौता किन की और किन के बीच में हुआ, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1960 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इस मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो इस मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई, सोवियत संघ ने। ताशकंद समझौता किसके और किसके बीच में हुआ, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ और सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे दे रखा है दोस्तों, बांग्लादेश युद्ध 1971। 1950 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। तो 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। तो मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या तरीका, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में, तो एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रहा। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो आजकल पाकिस्तान बोला जाता है, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की थी, जो अब क्या है दोस्तों, बांग्लादेश है। उसमें क्या देखा है दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ तो अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिकता के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया और पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अवामी लीग के एक परिसंघ बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन वे इस मांग को स्वीकार करने के लिए क्या थे दोस्तों, तैयार नहीं थे। और इसी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब की को गिरफ्तार कर लिया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। तो इसी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। 1971 में पूरे
साल भारत को 80 लाख शरणार्थी का बोझ वहन करना पड़ा। तो 1971 में पूरे साल 80 लाख शरणार्थी क्या भारत में आ रहे थे दोस्तों। और ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भाग करके भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। तो पूर्वी पाकिस्तान आई थिंक आपका पश्चिम बंगाल नियर में है। तो पश्चिम बंगाल में 80 लाख शरणार्थी का असम के साइड में जा रहे थे दोस्तों। तो भारत पर दबाव पड़ रहे थे, वो भारत में आ रहे थे। तो भारत के जो भी भारत के प्राकृतिक संसाधन, खाने पीने में, सारी चीज़ में दिक्कत हो रहा था एक तरीके दोस्तों, क्योंकि दबाव पड़ रहा था, है ना। और ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भाग करके भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। तो भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, क्या दे रखा आपका, भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। तो भारत ने इसके दबाव में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता के एक 20 वर्षीय संधि पर क्या किए दोस्तों, दस्तखत किए। संधि में से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। तो जो 20 वर्षीय जो संधि पर दस्तखत किए गए थे कि संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला था कि हमला होने पर सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा, हमला होने की सूरत में। उसके बाद क्या देखा है दोस्तों, हम बात करते हैं 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। तो 1971 दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ दोस्तों, एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। इसमें क्या देखा है दोस्तों कि भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बुते पश्चिम और पूर्वी मोर्चे की कार्रवाई की। तो भारत ने वायुसेना के माध्यम से, है ना, नौसेना के माध्यम से और थल सेना के माध्यम से 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया। तो 10 दिनों के अंदर में भारत ने जो ढाका है, बांग्लादेश की जो राजधानी है, वो तीनों तरफ से घेर लिया। उसको देखा दोस्तों, और अपने, है ना, 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय हुआ। तो 90,000 सैनिकों ने क्या दोस्तों, आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र, एक आज़ाद देश, है ना, राष्ट्र के उदय हुआ। ठीक है दोस्तों। और भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। और 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये शिमला समझौता कब हुआ, 3 जुलाई 1972 को। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। तो शिमला समझौता कब हुआ दोस्तों, तो 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। उसके बाद देखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, है ना दोस्तों, कारगिल संघर्ष, है ना, कारगिल संघर्ष 1999 के शुरुआती महीने में भारतीय इलाकों की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों पर जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना के इस मिलीभगत भाप करके भारतीय सेना ने इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई और इसने दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे करगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो क्या देखा है दोस्तों कि 1999 के शुरुआती महीने में भारतीय इलाके के नियंत्रण सीमा रेखा पे कई ठिकानों पर जैसे दास है, मस्को है ना, काक्सर है और पटालिक अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना के इस मिलीभगत भाप कर भारतीय सेना ने इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई और इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लगे। तो 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए और इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती। तो 1971 के जंग
के बाद इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है वो 4 लंघ गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीते। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तो भारत 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 पर असर पड़ा और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हो सकी और युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग, 1962 में है ना रक्षा उत्पाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना पर इसमें लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ था और चौथी पंचवर्षीय योजना देखा 1966 में शुरू हो सकी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भारत की परमाणु नीति, भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने 1974 के है ना मई में परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद देखा है दोस्तों कि औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम भी था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमो जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। तो नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम भी था और इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। तो चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया और अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के क्या थे दोस्तों अस्थायी सदस्य भी थे। तो क्या देखा दोस्तों है ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के क्या है दोस्तों अस्थायी सदस्य भी थे। आगे देखा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं और एक पॉइंट आपका देखा है कि 1968 की परमाणु अपसार संधि को थोपना चाहा, है ना। उसके बाद देखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। तो 1973 में क्या देखा दोस्तों कि अरब इजराइल युद्ध हुआ और इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। तो 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था और इसके बाद पूरे विश्व में तेल के हाहाकार मचा हुआ था। भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसले पर व्यापक सहमति है। तो भारतीय राजनीतिक में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा, राष्ट्रीय हित के मसले पर व्यापक सहमति है। उसके बाद देखा दोस्तों 1962-1971 के बीच जब भारत ने तीनों युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में भी जब समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई और विदेश नीति की भूमिका है ना पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही। तो क्या देखा है कि भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसले पर व्यापक सहमति है। और 1962-1971 के बीच जब भारत ने तीनों युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में जब समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई और विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही। आगे पॉइंट देखा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कुछ पॉइंट। भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत ने परमाणु अपसार के लक्ष्य को ध्यान में रख करके की गई संधियों का विरोध किया क्योंकि ये संधियाँ उन्हीं देशों पर लागू होने को थे जो परमाणु शक्ति से हीन थे। तो भारत ने परमाणु अपसार के लक्ष्य को ध्यान में रख करके की गई संधियों का विरोध किया क्योंकि ये संधियाँ उन्हीं देशों पर लागू होने की थी कि परमाणु शक्ति से क्या थे दोस्तों वो हीन थे। 1995 में जब परमाणु अपसार संधि की अनियतकाल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया और उसने व्यापक परमाणु अपसार परमाणु परीक्षण परिसंधि प्रतिबंध संधि तो भारत ने इसका विरोध किया और उसके व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT पर भी हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया दोस्तों इनकार कर दिया। भारत ने 1998 के
मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्य के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। तो भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण है 1974 में किया, और दूसरा जो परमाणु परीक्षण है दोस्तों 1998 में मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्य के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।